जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू इंस्पायर आई एस पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का सोशल इश्यूज टॉपिक, और इसका ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर किया है। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वुमेन से रिलेटेड क्या क्या सोशल इश्यूज हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने कवर किया था चिल्ड्रन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, और ट्राइबल जो पीपल हैं, पब्लिक हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। तो ये ऑलरेडी 2 लेक्चर में हमने किया था कवर। तो आज ये लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम कवर करेंगे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या सोशल इश्यूज हैं, उस पे कवर करेंगे। जैसे अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर जो होता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्कूल एजुकेशन का करेंटली क्या स्टेटस है, और उसमें ड्रॉप आउट रेट्स क्या है, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज क्या हैं, और हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट और उसके जो एजुकेशन में इनरोलमेंट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। और साथ ही डिस्कस करेंगे कि अभी देखेंगे रिसेंटली न्यूज़ में था कि एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। लाइक आप मदर टंग, आपके मदर टंग जो भी है उसमें आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं। लाइक जो एट्थ कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज दिए हुए हैं 22 लैंग्वेज, उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप अपना हायर एजुकेशन कर सकते हैं, जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ऑलरेडी हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट मेंस 365 का 3 सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जिसमें पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया एंड एनवायरनमेंट को, इसको हमने थॉरली कवर किया हुआ है। और जो सोशल इश्यूज़ के ऑलरेडी 2 जो लेक्चर्स हैं वो हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, और फर्स्ट टाइम आप विजिट किए तो प्लीज़ चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। और हम आइए आगे से स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या सोशल इश्यूज हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि जो अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है लाया गया था 2020 में, उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाया गया था वो उसने रिप्लेस किया था जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में था, जिसको एक बार मॉडिफाई किया गया था 1992 में, उसको रिप्लेस किया है। और इसमें बेसिकली फोकस किया गया है बच्चों के जो स्किल्स से रिलेटेड डेवलपमेंट है, और जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होते हैं, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में लाया गया है, जिसमें फोकस किया गया है कि जो इंडिया को कैसे ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाया जाए, इसको फोकस करते हुए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। जो कि जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें गोल नंबर जो 4 है, इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम का एक्सेस सारे लोगों को होना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी ये एक फैक्टर का काम करेगा। तो अभी इससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको देख लेते हैं। कि इसमें देखेंगे कि बेसिकली जो बच्चों का देखेंगे कि अलग डिफरेंट बच्चों का डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ होती है। तो उन बच्चों में कि जिस बच्चों में कैसा क्वालिटी है, उस क्वालिटी को फोकस करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा इस तरीके का सिस्टम पर फोकस किया गया है, जिसमें बच्चे का जिस फील्ड में टैलेंट हो उसको फोकस करना। और साथ में जो बेसिक न्यूमरेसी होती है और लिटरेसी, स्पेशली जो क्लास 3 तक के बच्चों को, जिसमें जो इजी मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है वो आ जाएं, और जो बुक्स होते हैं उनको पढ़ने आए, इस पर बेसिकली फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, उस पर फोकस किया गया है। और जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीज़ों को फोकस किया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर फोकस किया गया है कि इनकेस बच्चे जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहें या जिस लैंग्वेज में भी कंफर्टेबल हैं, उसमें उनको पढ़ाया जाए। जैसे आप देखेंगे कि बच्चों को क्या होता है कि स्टार्ट करते हैं मदर टंग से, बट अचानक उनको हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी और हायर लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है, तो उन लोगों की जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनका सारा जो अटेंशन और ध्यान होता है वो लैंग्वेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ना कि एनालिटिकल स्किल्स पे। तो इससे क्या होता है, बच्चों के माइंड पे
काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मल्टीलिंगुअल सिस्टम को लेकर आया गया है, जिसमें आप जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एट्थ शेड्यूल में जो भी 22 लैंग्वेज है उसमें से किसी भी लैंग्वेज में जो भी बच्चा कंफर्ट है उसमें पढ़ाया जाए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं देखेंगे कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन सिस्टम में जैसा कि जानते होंगे कि अपने इंडिया में इंफ्रा का काफ़ी इशू है। तो इसमें जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है इसको भी फोकस किया जाए, क्योंकि जनरली डिमांड किया जाता है कि जो इंडिया का जीडीपी है इसका 6% जीडीपी सिर्फ एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। बट इतना गवर्नमेंट इस पे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं खर्च करती है। जैसा कि देखेंगे 2021-22 का जो बजट आया था उसमें सिर्फ 4.6% जीडीपी का ही एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किया गया था। तो इसको कम करने के लिए जो भी ये एक्सपेंडिचर है इसको टैकल करने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया गया कि एजुकेशन सिस्टम में कैसे हम इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। और अगला इसमें टारगेट जो ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है, बेसिकली ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है कितने बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया है, उसी को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बोलते हैं कि अधिक से अधिक कितने बच्चों ने किसी स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है अपने स्कूलिंग के लिए। तो गवर्नमेंट का जिसमें टारगेट है कि 2030 के पहले जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है स्पेशली प्री स्कूल में उनमें 100% करना, ताकि कोई भी बच्चा एजुकेशन से पीछे ना रहे। और जो हायर एजुकेशन सिस्टम है इसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो करेंटली अराउंड 26.3 है, इसको बढ़ा के 2035 तक 50% का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है। तो इन सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आया जो 2020 में इफेक्टिव किया गया था। और ये जो प्रिंसिपल है बेसिकली देखेंगे कि 5334 इस वाले सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें ये पहला 5 जो है ये फाउंडेशन स्टेज के लिए है, जिसमें 3 साल प्री स्कूल रहेगा, जैसे आंगनवाड़ी हो गया, प्री स्कूल या बाल वाटिका, यहाँ पे बच्चों को रखा जाएगा जिसमें वो लोग यूज टू हों स्कूल जाने का। और नेक्स्ट जो 2 ईयर्स हैं उसमें क्लास 1 और क्लास 2 को फोकस किया गया है। जैसे इनके प्री स्कूल की हम बात करें तो उनको एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया एंड यहाँ पे नर्सरी हो गया। तो ये 3 ये हो गए और 2 साल उनको क्लास 1 एंड देन क्लास 2 में रखा जाएगा। तो ये पहला 5 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद होता है प्री पेटरी स्टेज, जिसमें ये 3 साल को रखा गया है और इस 3 साल में 3 से 5 क्लास 3 से 5 जो है इस बीच में रखा जाएगा और उनका एज ग्रुप 8 से 11 के बीच होना चाहिए। फिर तीसरा है कि मिडल एज, जिसमें 6 से 8 क्लास वाले बच्चों को रखा गया है। और जो सेकेंडरी स्टेज है वो 4 साल का, जिसमें 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। और इसका अगला फीचर है कि इसमें एजुकेशन सिस्टम का यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, स्पेशली जो प्री स्कूलिंग से लगाए जो क्लास 12 तक के बच्चों को एजुकेशन सिस्टम उनको ईजिली एक्सेसिबल रहे, इस पे फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ उनके जो बच्चे होते हैं उनके असेसमेंट के लिए परख सिस्टम लेकर आया गया है, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो डे बाय डे क्या प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर किया जा सकता है परख सिस्टम से। और इसके साथ साथ जेंडर इंक्लूजन मीन्स हम गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का इनरोलमेंट से रिलेटेड क्या रेशियो है और क्या क्या उनका इश्यूज हैं इस पर फोकस किया जा सके। और जो बच्चे हैं उनको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मीन्स जो देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं देख कर सीखने, जो चीज़ें देखते हैं वो पहले सीखते हैं। तो उनको ऐसी चीज़ों से प्ले डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाए, जैसे कुछ ऐसा टास्क दिया जाए जिससे उनको कुछ सीखने को मिले। तो इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, जैसे पीएम श्री स्कीम लाया गया था, जिसमें जो स्कूल्स होते थे उनको अपग्रेडेशन के लिए ये इस स्कीम लाया गया था, जिसमें कंप्यूटर इंफ्रा बेसिकली जो बेसिक नीड्स है इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कंप्यूटर हुआ, अदर जो
इक्विपमेंट है बच्चों के लिए, इस पे अपग्रेड करने के लिए पीएम श्री जो स्कीम है लाया गया था, निपुण भारत स्कीम को लाया गया था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मीन्स बच्चों को जो ईजिली पढ़ने और जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको करने आना चाहिए, निपुण स्कीम के थ्रू ये लाया गया था। और एक है दीक्षा दीक्षा स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इससे क्या होगा कि डिजिटल ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कोई एक जगह से नॉलेज कुछ टीचिंग देना चाहे या फिर कुछ भी नॉलेज शेयर करना चाहे तो इजीली वो कर सकता है। फिर गवर्नमेंट का अगला इनिशिएटिव था निष्ठा, देन उल्लास, और इसको देखेंगे कि जो 32 इंडियन लैंग्वेज है सिस्टम है इस पर भी फोकस किया गया था। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम देखेंगे कि बच्चों का जो अर्ली एजुकेशन होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविज़न है और ये न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें क्या क्या बोला गया है। तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन होता है वो बेसिकली जो जन्म से 8 साल तक के बच्चों के लिए रखा गया है कि जो कोई भी किसी भी बच्चे का बर्थ होता है, बर्थ से जो 8 साल के कंप्लीट होने के बीच में जो भी उनके एजुकेशन से रिलेटेड या जो चाइल्डहुड से रिलेटेड क्या क्या केयर होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को रखा गया है। और इसमें जो 3 साल तक के बच्चों को बोला गया है कि जो घर पे कोई ऐसा स्टिमुलेशन सिस्टम होना चाहिए जैसे आंगनवाड़ी या फिर कुछ और स्टिमुलेशन सिस्टम जहाँ से बच्चों को ट्रेनिंग किया जा सके और प्रॉपरली उनका केयर किया जा सके। फिर इसके बाद होगा अर्ली चाइल्डहुड सिस्टम, जो 3 साल से 6 साल के बच्चे रहेंगे उसमें आंगनवाड़ी के थ्रू, नर्सरी के थ्रू इन पे जो लर्निंग का फोकस और जो प्री स्कूलिंग से रिलेटेड जो भी फोकस है इस पे इसका अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए रखा गया है। और देखेंगे कि जो अर्ली प्राइमरी एजुकेशन है 6 से 8 साल के बच्चों के लिए, ये भी एक मैंडेटरी के तौर पे रखा गया है। और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उससे रिलेटेड कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है उसमें आर्टिकल 45 में बोला गया है स्टेट्स को कि इनको जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको जो अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो एजुकेशन है इसको प्रोवाइड करना जब तक कि वो 6 साल तक के नहीं हो जाते हैं। तो ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑन टाइम टू टाइम बेसिस जो स्टेट है इस पे रूल बना सकता है, रूल और रेगुलेशन लेकर आ सकता है। और इसके साथ साथ देखेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो 2009 में एक्ट लाया गया था, इसके माध्यम से भी एम्पावर किया गया बच्चों को कि जिससे कि बच्चे इजीली एजुकेशन का एक्सेस उनको मिल सके। तो जो इस कुछ स्कीम्स हैं जो मोटिवेट करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो एजुकेशन है इसके लिए, जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है जहाँ पे बच्चों को रख के उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा सकता है। फिर सक्षम आंगनवाड़ी है, ये यहाँ पे उनका ध्यान रखते हैं बच्चों को, साथ में पोषण जिससे उनके माल न्यूट्रिशन का कोई इशू ना, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। फिर आंगनवाड़ी कम क्रेंचेस, मीन्स यहाँ पे ऐसा रहेगा कि आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता रहेंगे वो बच्चों का ध्यान रखेंगे कि वो उनके खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे, साथ में उनके लर्निंग की कैपेबिलिटी जो है उस पर भी फोकस करेंगे। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लाया था, स्कीम्स लाया था, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, जो कि मिशन शक्ति के अंदर लाया गया था। जो छोटे बच्चे होते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर सिस्टम के थ्रू उनका देखभाल करने के लिए। और 2023 में एक गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, पोषण भी पढ़ाई भी, मीन्स हम बच्चों को कैसे पोषण के साथ पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, ये इस स्कीम का मेन मोटिव था। और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है इसको प्रॉपरली इस स्कीम के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा था। और जब भी बच्चों का इनरोलमेंट और एजुकेशन सिस्टम का एक्सेस इजीली एक्सेस होगा तो देखेंगे कि जो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें गोल नंबर 4 जो इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम की बात करता है वो फुलफिल होता हुआ दिखेगा। बट देखेंगे कि कुछ इससे रिलेटेड चैलेंजेस भी हैं जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे देखेंगे कि प्रॉपर फंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट के पास उतना फंड नहीं कर पाती है स्कूल्स पे, जिससे क्या होता है कि जो स्पेशली रूरल एरिया में जो गरीब परिवार होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी जगह फिर पढ़ा नहीं पाते हैं
और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे देखेंगे कि कुछ सर्विसेज नहीं होती, टीचर अनअवेलेबल होते हैं, या फिर टीचर का प्रॉपर जो ट्रेनिंग नहीं होता है, तो बच्चे को जो उनको बेसिक न्यूमरेसी की जो टेक्निक्स है, टीचिंग स्किल्स हैं, वो नहीं पा पाते हैं बच्चे। इसके साथ साथ अगला इशू है कि वहाँ पे जो बच्चों के लिए ज़रूरतमंद जो इक्विपमेंट हैं और प्ले मटेरियल्स हैं वो नहीं रहते हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि टीचर का क्वालिफिकेशन का भी बहुत इशू है। कभी कभी होता है कि किसी स्कूल पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत इशू है, स्कूल तो है बट वहाँ पे टीचर्स नहीं है। उसके साथ देखेंगे कि काफ़ी उनका कोई जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो क्लियर नहीं है, कब एडमिशन होता है कब नहीं होता है, ये जो होता है लोग उससे अवेयर नहीं रहते हैं। और इन केस कोई वहाँ पे पढ़ रहा है तो उसका क्या मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ये भी वहाँ पे एक काफ़ी इशू है। और देखेंगे कि एक सबसे बड़ा गवर्नमेंट स्कूल्स में ये है कि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं ओवर बर्डेंड होता है। मीन्स वहाँ पे देखेंगे ऑन एंड एवरेज एक जो टीचर होते हैं वो जनरली 22 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अर्ली जो चाइल्डहुड केयर के सिस्टम है, मीन्स अर्ली चाइल्डहुड में जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं 3 साल 4 साल के, तो उनको देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक टीचर 22 बच्चों पे रहेगा तो वो स्वाभाविक है या फिर ये नेचुरल प्रोसेस है कि उतना ध्यान नहीं रख पाएगा। तो ये भी एक इशू है। इसके साथ साथ देखेंगे कि डिफरेंट जो एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का भी इशू है। जैसे डिफरेंट मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, या फिर और माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई इन केस कोई अदर एजेंसी है तो उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी नहीं होने की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए या कंक्लूजन क्या होनी चाहिए कि हमें जो बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड केयर और उनके एजुकेशन सिस्टम पे प्रॉपर फोकस करना चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली रूल और रेगुलेशन या गाइडलाइन लेकर आना चाहिए। और इनके साथ साथ जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन और एक्रेडिशन है, इसको भी फोकस करना चाहिए कि कैसे हम इसको और बूस्ट कर सकें और इसका जो क्वालिटी हम कैसे मेंटेन कर सकें। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन पे एक स्टैचुरी ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि एक जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो कि हम बच्चों का क्या स्टेटस है, असेसमेंट का क्या रिपोर्ट्स हैं, इस पे भी फोकस किया जा सके। हमारा अगला टॉपिक है आधारशिला। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज किया हुआ था। तो बेसिकली देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं आधारशिला ये स्कीम क्या है। तो आधारशिला स्कीम बेसिकली ये एक फाउंडेशनल स्कीम है जिसमें एक 48 वीक का करिकुलम सेट किया गया है, जिसमें देखेंगे कि जो 3 से 6 साल के बच्चे को आंगनवाड़ी के थ्रू ट्रेन किया जाएगा, जो स्टार्टिंग के 4 हफ्ते में उनको खेलने और फन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाएगा। और जो नेक्स्ट 36 वीक रहेंगे उसमें उनको खेलना, लोगों से बच्चों से बातें करना, उनके क्रिएटिविटी पे, अप्रिसिएशन पे और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है उस पे फोकस करना। फिर बच्चों को कैसे स्टोरी सुनाना है, बताना है, सिंगिंग का, फिर अदर आर्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों पे नेक्स्ट 36 पे वीक में फोकस किया जाएगा। और जो लास्ट का 8 वीक रहेगा उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस का असेसमेंट होगा, उनको लिखने पढ़ने से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे फोकस किया जाएगा। तो जो ये स्कीम आधारशिला स्कीम है बेसिकली बच्चों का फाउंडेशन रखने के लिए लाया गया था। इस स्कीम में बेसिकली यही है और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। और हमारा अगला टॉपिक है कि जो अपना स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि करंटली क्या है हमारे स्कूल में, जो बच्चे हैं उनका जो एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या करंट स्टेटस है। तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने परसेंट बच्चों ने वहाँ पे स्कूल में जाके अपना एडमिशन लिया है या फिर स्कूलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो देखेंगे एलिमेंट्री लेवल पे जो प्री स्कूल होता है वहाँ पे देखेंगे कि लगभग नियरली 100% है, और सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे 79.56% है, जो कि थोड़ा थोड़ा ये इम्प्रूव हो रहा है। और ड्रॉप आउट रेट देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे 1.45% है, और सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे कि 12.62% है। तो सेकेंडरी लेवल पे देखेंगे कि जनरली ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं और उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, या
तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो ड्रॉप ले लेते हैं, या फिर एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करने की वजह से भी उन पर ड्रॉप आउट का प्रेशर बढ़ जाता है या फिर रेशियो भी बढ़ जाता है। तो स्कूल से रिलेटेड अभी करंटली क्या क्या इश्यूज हैं वो देख लेते हैं कि उनका जो लर्निंग का आउटकम है, वो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी पुअर है। क्योंकि देखेंगे सिर्फ 25% बच्चे ही जो 14 से 18 साल के एज ग्रुप में हैं, वो सिर्फ कोई भी किताबें नहीं पढ़ पाते हैं, स्पेशली क्लास 2 के लेवल की जो बुक्स हैं उनको पढ़ नहीं पाते हैं। और बेसिक जो न्यूमरेसी है, जैसे सिंगल डिजिट का ऐड हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, वो भी ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक लर्निंग का इशू है। दूसरा है कि जो पढ़ाने का तरीका है, जो टीचर्स का पेडागोजी स्किल्स है, वो भी उतना अच्छा नहीं है। और जो टीचर होते हैं वो ऐसा कंसीडर करते हैं कि सारे बच्चों का स्किल जो है या फिर जो आईक्यू लेवल एक जैसा है, तो वो सारे बच्चों एक साथ ट्रीट करते हैं। और इन केस एक भी बच्चे को उसका आंसर पता चल जाता है तो वो मूव ऑन कर जाते हैं, ना कि वो जो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा जिसको नहीं समझ में आता है उस पर फोकस नहीं करते हैं। इसी को बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम। तो ये हमारा जो पुअर पेडागोजी सिस्टम है, इससे भी बच्चों पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। और साथ साथ देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे एक टीचर पूरे स्कूल्स को चला रहे हैं। तो जनरली देखेंगे कि ऐसे जो है 1.1 लाख टीचर हैं, सिंगल टीचर स्कूल्स हैं जहाँ पे एक टीचर एक स्कूल पे है। तो वो कैसे यहाँ पे अपनी क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करेगा, ये चैलेंजेस हैं। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो टीचर्स होते हैं, इनको कभी कभी नॉन टीचिंग टास्क भी दे दिया जाता है। जैसे देखेंगे कि जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन के टाइम पे इनका ड्यूटी किसी और फील्ड में लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे उस क्लास में पढ़ रहे होते हैं उनसे इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि क्लासें चलती नहीं है, टीचर नहीं आते हैं, क्लासें नहीं चलती, तो बच्चे क्या होता है कि उनका लर्निंग कैपेबिलिटी पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और बहुत जगह देखेंगे कि क्वालिफाइड टीचर्स का भी कमी है, तो इससे भी बच्चों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए जिससे कि हम अपने जो स्कूल में जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकें। तो एक तो पहले एक्सचेंज प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कोई एक टीचर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहे तो मूव कर जाए, या फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो वहाँ पे वो पढ़ने जा सके, इसी को एक्सचेंज प्रोग्राम बोलते हैं। फिर एडॉप्शन ऑफ स्कूल मीन्स कोई प्राइवेट प्लेयर है या प्राइवेट स्कूल है, वो चाह रहा है कि हम किसी स्कूल को अपने एडॉप्ट करके वहाँ पे हम अपने फंड से वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहें तो भी वो पढ़ा सकता है। ऐसा कोई सिस्टम लेकर आना चाहिए जिसको हम CSR मॉडल बोलते हैं। और ऑन टाइम टू टाइम बेसिस पे टीचर को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि इनकेस नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उसको हम अपने टीचिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करके बच्चों को इफेक्टिवली हम टीचिंग स्किल्स दे पाएँ, जिससे कि उनका पेडागोजी जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूवमेंट हो। इसके साथ टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। फिर हमारा जो पेडागोजी का सिस्टम है, बच्चों का टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। और साथ साथ इसके साथ साथ बच्चों का कंटिन्यूअस असेसमेंट लेना चाहिए कि कौन से बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। इन केस किसी बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं है या फिर वो डिक्लाइन हो रहा है उसका लर्निंग सिस्टम, तो उस पर हमें और फोकस करना चाहिए। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव हैं जिस पे सरकार को फोकस करना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, कि हायर एजुकेशन बेसिकली क्या होता है कि जब हम ट्वेल्थ के बाद जब हम इनरोलमेंट करते हैं किसी प्रोफेशनल कोर्स में, जैसे बीटेक हो गया या फिर MBBS हो गया, BArch हो गया, BSc हो गया, तो ऐसे कोर्सेज को हम हायर एजुकेशन बोलते हैं जो 10th के बाद किया जाता है। तो हमारा न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी लाया गया था, इसमें कुछ टारगेट भी सेट किया गया था, उसमें कुछ की फीचर्स भी थे, जिसमें हमने एक टारगेट रखा था कि जो हायर स्कूल्स होते हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम है अपना, वहाँ पे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वहाँ पे हम 50%, 2035 के पहले 50% बच्चों को हम हायर एजुकेशन सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, जो कि अभी देखेंगे 2018 के पास नियरली 26 या फिर 27% के आसपास था। इसको ऑलमोस्ट डबल करना है 2035 के आसपास। और इसमें हमें दूसरा
पॉइंट है कि हमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन पे फोकस करना है। मीन्स कोई बच्चा सपोज 4 साल का कोर्स कर रहा है, किसी इशू की वजह से वो ड्रॉप लेना चाह रहा है 1 या 2 साल का, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो इजीली ड्रॉप ले ले। क्योंकि अभी का जो हमारा करेंट सिस्टम है वहाँ ऐसा है कि इनकेस किसी बच्चे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई या फिर अचानक कहीं पे मूव करना पड़ गया, तो क्या होता है कि 4 साल का कोर्स में इनकेस वो सेकेंड ईयर में है और उसको अचानक मूव करना पड़ गया, तो वो उसको क्या होता है कि वहाँ पे उस पढ़ाई को छोड़नी पड़ जाती है, और इनकेस बाद में वो परस्यू करना चाहे तो फिर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। तो ये इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मल्टीपल एंट्री मीन्स कहीं पे भी वो दोबारा एंट्री ले सकता है। मीन्स ये फर्स्ट ईयर करने के बाद उसने ड्रॉप लिया तो नेक्स्ट ईयर वो कभी भी चाहे तो सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकता है, सेकेंड ईयर में ड्रॉप लिया तो थर्ड ईयर में एंट्री ले सकता है, या सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकता है, और कहीं पे भी उसको एग्जिट भी ले सकता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो इस पे भी हमें फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया गया है, स्पेशली रिसर्च से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पर फोकस किया गया है। और इसमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेकर आया गया है जिसमें कोई बच्चे हैं या फिर कोई टीचर हैं, वो अपना आइडिया या फिर इंफॉर्म आइडियाज़ को शेयर करना चाह रहे हैं किसी और स्कूल या फिर किसी और बच्चे से। तो ये जो न्यू नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, इस फोरम पे जाके वो अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं। और सेम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो NRF जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इस पे भी लाया गया है, जिससे बच्चों को रिसर्च और इनोवेशन में हम क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें कैसे उन बच्चों को इंक्लूड कर सकते हैं, इस पे फोकस किया गया है। तो देखेंगे कि कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में, जैसे कि जो इंटी जैसा कि देखेंगे कि इंटीग्रेशन का इशू है। सपोज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो उन दोनों के बीच में समन्वय नहीं होता है। मीन्स वो कुछ और करते हैं एक एजेंसी और दूसरी एजेंसी कुछ और करती है, तो उनके बीच में इंटीग्रेशन नहीं है। फिर देखेंगे कि जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी रिजिड है। मीन्स वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो इसकी वजह से बच्चे बहुत सारे उन लोगों को ये एज अ ड्रॉबैक कंसिडर करते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे कि रिसर्च पे फोकस नहीं किया जा रहा है, और जो इंस्टीट्यूट्स या स्कूल हैं उस पर ऑटोनॉमी नहीं दिया गया है उनके, जैसे करिकुलम या कैसे डिजाइन करना है, रिसर्च कैसे फोकस करना है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना है, तो ऑटोनॉमी नहीं है। इसके साथ साथ देखेंगे कि जो रीजनल लैंग्वेज है इस पे फोकस किया जा रहा है। अभी रिसेंट जो से न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमें अपने रीजनल लैंग्वेज पे भी फोकस किया गया है, जिससे बच्चों का जो एनालिटिकल स्किल है उस पर भी काम किया जा सके और उसको बढ़ावा मिले। तो कुछ कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो पर्सनलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम लेकर आना चाहिए, जैसे कि जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड उनको कोर्स या फिर उसमें डिग्री करने की एक सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि उनके टैलेंट का प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। क्योंकि देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सबका यूनिक टैलेंट होता है और उनके यूनिक फीचर्स होते हैं। मीन्स कौन से बच्चे किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कौन से किस में प्रतिभा है, वैसा उस बेसिस पे उनको डिग्री करनी चाहिए। और साथ में जो इंडस्ट्री है और इंस्टीट्यूशन है, इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा कमिटी ने रिकमेंड किया है। जैसा कि सपोज कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे AI से रिलेटेड कोई जॉब का ओपनिंग है, तो इनकेस कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो, और वो उस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो स्कूल इंस्टीट्यूट होगा वो अपने कोर्स में या करिकुलम में इंक्लूड किया रहेगा, तो बच्चे उससे जब पढ़ के पास आउट होंगे तो उन बच्चों को ईजिली वो जॉब मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ इनिशिएटिव, फिर उन पे क्रिएटिविटी पे फोकस किया गया है, रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। इसके साथ साथ जो मार्जिनलाइज्ड या फिर पुअर कम्युनिटीज़ हैं इस पे भी फोकस किया गया है, और इनको कैसे हम जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की तरह हम ऐड कर सकें, इस पे भी काफ़ी फोकस किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि जो एजुकेशन है इसको रीजनल लैंग्वेज में कैसे हम कर सकते हैं। क्योंकि रिसेंटली देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक गाइडलाइन निकाला जिसमें बोला गया कि जो स्कूल होता है या हायर एजुकेशन सिस्टम होता है और उस स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं उनका एक प्रॉपरली डिजिटल
जो डिजिटली जो इंडियन लैंग्वेज होता है, इंडियन लैंग्वेज इन द सेंस कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दिए हैं, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज में जितने भी स्कूल और कॉलेजेस में स्टडी मटेरियल सारे का ट्रांसलेशन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी बच्चा इनकेस अपने रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में कोई हायर एजुकेशन या स्कूलिंग करना चाहता है तो इजीली उसको कर पाए, और वो जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली उसको एक्सेसिबल रहे। तो इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों, इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि रीजनल लैंग्वेज में हम जो एजुकेशन सिस्टम है इसको प्रमोट करना। इससे क्या होगा कि जो बच्चे होते हैं, क्योंकि देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं इनिशियली जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें किसी रैंडम लैंग्वेज किसी भी तरीके से जनरली समझा कर पढ़ाया जाता है, बट उन पर जब अचानक ये बर्डन डाला जाता है कि तुम इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में लिखो या इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, तो बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कि हमें कैसे बोलना कैसे नहीं बोलता। तो इनका क्या होता है, जो क्रिएटिविटी का लेवल होता है ये नियरली खत्म हो जाता है या डेड हो जाता है क्रिएटिविटी। तो इन सब चीज़ को बचने के लिए एटलीस्ट क्या होगा कि वो क्रिएटिविटी को हम कैसे जिंदा रख पाएँ, कैसे इम्प्रूव कर पाएँ, इस चीज़ को ओरिजिनल लैंग्वेज में ही समझाए बच्चा, या फिर मदर टंग में ही समझाए वो बच्चा, जिससे कि हम इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए रीजनल लैंग्वेज लेकर आ रहे हैं, जिसमें उसका जो लर्निंग होगा वो इन्हांस होगा, जो उसका कॉग्निटिव एबिलिटी या एनालिटिकल स्किल है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों में। फिर वो अपने कल्चर, इनकेस वो अपने मदर टंग्स में पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम, तो वो अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे, जो कल्चर को जिंदा रखने में या फिर इम्प्रूवमेंट करने में, आगे कैरी करने में वो काफ़ी हेल्प करेगा। और अपने वो बच्चे जो रहेगा जो मदर टंग में करेंगे तो उससे क्या होगा, उनको अपने रूट्स पता रहेंगे, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे सोसाइटी लेवल पे। सोशियो इकोनॉमिक देखेंगे जो डिस्पैरिटीज है ये भी कम हो जाएगा जब सारे बच्चे अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। इनकेस कोई दो घर है, यहाँ पे ये पुअर है और ये रिच है, अब दोनों बच्चे यहाँ देखेंगे कि ये इंग्लिश मीडियम में भेज रहा है, ये जनरली हिंदी में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में भेज रहा है, इनके बीच में देखेंगे डिस्पैरिटीज बढ़ जाएंगी। बट इनको भी दोनों आसपास रह रहे हैं तो इनका भी मदर टंग एक होगा, इनका भी मदर टंग एक होगा, जब दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो इन बच्चों में जो डिस्पैरिटीज है ये कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो कम्युनिटी है इसका भी पार्टिसिपेशन करना चाहिए, स्पेशली लिंग्विस्टिक जो प्रेफरेंसेस हैं, लैंग्वेज के आधार पे जो उनके प्रेफरेंसेस हैं उसको इंक्लूड करके। तो इससे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क है वो देख लेते हैं, क्योंकि देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 350A में बोला गया है कि जो बच्चों को, जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को इंस्ट्रक्शन मदर टंग में दिया जाना चाहिए, प्रोवाइड्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। और ये उसमें भी स्पेशली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप हैं उनको, वो ऐसे बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे अपने मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो 2009 में एक्ट लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसमें भी जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम रखा गया उसको मदर टंग रखा गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मीडियम का इंस्ट्रक्शन एटलीस्ट 5 ग्रेड तक उनको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में रखा गया है। बट इसको इम्प्लीमेंट करने में देखेंगे कि कुछ चैलेंजेस हैं कि सपोज हम मदर टंग में पढ़ा रहे हैं तो उसमें टीचर का प्रॉपर लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनके प्रोफिशिएंसी का ऑन टाइम टू टाइम बेसिस पे टेस्ट लेना पड़ेगा। फिर साथ में देखेंगे कि जब वो बच्चे रीजनल लैंग्वेज में सपोज स्कूलिंग करके वो हायर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं, MBBS करने जाते हैं या फिर BTech करने जाते हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि सारा चीज़ें इंग्लिश में ही होती हैं, तो इनको ट्रांजिट करने में अपने रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में ये काफ़ी इश्यूज आएंगे, ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंजेस है। और उसके साथ साथ देखेंगे कि इनकेस यहाँ से निकलते भी हैं BTech या फिर MBBS करके यहाँ से निकलते भी हैं, तो इनको जब ये मार्केट में जॉब सर्च करेंगे तो उनको तो जो ग्लोबल मार्केट में जॉब है जैसे वो इंग्लिश से रिलेटेड तो वही करना पड़ेगा, तो उनको वहाँ अपने रीजनल लैंग्वेज से इंग्लिश में मूव करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। तो ये सारे चैलेंजेस, फिर टेक्नोलॉजी का बैरियर है। फिर देखेंगे बहुत सारे केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो इंस्पायर करते हैं बच्चों को कि वो इंग्लिश में काफ़ी फ्लुएंट बने, प्रोफिशिएंट बने, तो इसके वजह से बच्चों को एक एक्स्ट्रा बर्डन रहता है। ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को लेकर। और इसका कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि
टाइम टू टाइम बेसिस पे टीचर का ट्रेनिंग होना चाहिए। और जो इंग्लिश का ट्रांजिशन इशू है इसको भी हमें किसी ना इफेक्टिव वे से इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे रीजनल जो लैंग्वेज एजुकेशन है और जो इंग्लिश मीडियम में हायर एजुकेशन है इसको ऐसा करके लिंक करना चाहिए उनकी, जिससे कि उनको ट्रांजिशन करने में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और हम टेक्नोलॉजी को अपने इसमें इंटीग्रेशन में कैसे बूस्ट कर सकें, जैसे ई बुक्स हैं या फिर स्टडी मटेरियल है उसको सारे रीजनल लैंग्वेजेस में इजीली एक्सेस हो, ऑनलाइन कोर्सेज रहें इनकेस कोई सीखना चाहे, एजुकेशनल ऐप्स रहें। तो ये सारे कुछ कंक्लूजन है, इनिशिएटिव है। तो ये जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे सोसाइटी में इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे, जो कि यूपीएससी और अदर पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने ऑलरेडी अभी कवर कर लिया है लेक्चर नंबर 3 में। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या सोशल इश्यूज हैं, इसको कवर करेंगे। और आपको हमारे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, या फिर आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका हमने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जुड़ के आप हमसे अपने क्वेरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और इनकेस आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ टेल अस, जिससे कि हम अपना वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएँ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।